हे एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू स्टडी स्फीयर वंस अगेन। इस वीडियो में हम पैराडाइज लोस्ट के मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर तकरीबन सारा ही पोइम का एनालिसिस हो जाएगा। यानी अगर आप ये 10 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं या इस पोइम को इन क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, एक बार सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं, तो आपको पैराडाइज लोस्ट में से किसी भी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकेंगे। और अगर आप इवन बहुत ही इसको डेप्थ में समझ लेंगे इन क्वेश्चंस को, सो इस तरह से एक ये 12 बुक्स की लॉन्ग पोइम है, तो इसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इसको शॉर्टली मैंने इनको 10 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, सो दैट कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। इन क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हुआ ईजिली किसी भी एग्जामिनेशन में हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की टेक्निक होती है। हर क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है, जो कि हमें उस क्वेश्चंस के कीवर्ड से पता चलती है। बट समटाइम्स हमारे पास कुछ क्वेश्चन सिमिलर ही आ जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि यार हमने तो ये तैयारी की थी और पेपर में ये क्वेश्चन है। हमें बेशक वो क्वेश्चन आता होता है, हमें उसका प्रॉपर मटेरियल हमें पता होता है, लेकिन हम पेपर में नहीं लिख पाते क्योंकि हमें समझ ही नहीं आई होती कि ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से अटैम्प्ट करना था, या इसमें तो वो ये बात कह रहे थे। अक्सर होता है ना, हम घर आ जाते हैं जब वो चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो हमें पता था पहले से, और ओहो इसमें ये करना था। सो ये इस चीज़ की कन्फ्यूजन भी हम दूर करेंगे। हम समझेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे हम समझ लें कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और क्योंकि वो हो सकता है कि एक क्वेश्चन हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम सैटर्न का कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, बट हमारे पास पेपर में एनालिसिस ऑफ सैटर्न कैरेक्टर सिंपली नहीं आ जाएगा। हमारे पास अगर वो कुछ और करके तोड़ मड़ोड़ के एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक डिक्टम बनाते हैं, तो हमसे वो पूछ लें कि किस तरह से सैटर्न का जो कैरेक्टर है वो एक तरफ इनोसेंस भी शो कर रहा है और किस तरह से वो क्रूलिटी भी शो कर रहा है, या फिर उसके अंदर किस तरह से हमें पता चलता है कि वो एक बागी था, रेबिलियस कैसे था। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस किस तरह एनालाइज किए जाते हैं, और मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो प्लीज़ हमारा साथ दीजिएगा आखिर तक। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the central theme of Paradise Lost and how does Milton explore the concept of free will versus predestination? अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें साफ पता चल रहा है कि हमें सेंट्रल थीम बतानी है पैराडाइज लोस्ट की, जो कि कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब हम पैराडाइज लोस्ट की थीम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स हमें पता चलती हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन में उन्होंने हमें सेकेंड पार्ट ये दिया है कि हाउ डज़ मिल्टन एक्सप्लोर, यानी मिल्टन ने किस तरह से एक्सप्लोर किया है, यानी डिपिक्ट किया है, हमें बताया है कि फ्री विल क्या होती है और प्री डेस्टिनेशन क्या होती है, और इनका आपस में कॉन्ट्ररी का क्या रिलेशनशिप होता है। सो इस क्वेश्चन में हमें अगर हम कीवर्ड से समझ लें तो बेसिकली हमें सेंट्रल थीम बतानी है, और सेंट्रल थीम बताने के साथ साथ हमें मिल्टन को कोट करते हुए लाइक हम बताएंगे कि राइटर ने ये कहा या राइटर ने इस तरह से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। सो हम फ्री विल और प्री डेस्टिनेशन की जो थीम है पैराडाइज लोस्ट की, उसको ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये जनरली एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। और अगर आपने कोई भी कोटेशंस याद की हैं, कोई भी सैटर्न की स्पीचेस आपको आती हैं, या कोई भी शॉर्ट टेक्सचुअल लाइंस जो होती हैं, अगर आप उन्हें भी कोट कर दें तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इवन हमारे टाइम पे हम लोगों ने क्वेश्चन इतना नहीं हम मटेरियल लिखते थे जितनी कोटेशंस लिख देते थे। लाइक अगर एक पेज है तो उस आधे पेज पे तो कोट्स ही होंगे और आधे पेज पे हमारा मटेरियल होगा, तो जो चेकर होता है उसको काफ़ी ऐसे लगता है कि भाई इसने अगर टेक्स्ट को रेफ़र किया है सो उसको ज़ाहिर है स्टूडेंट को पता है। तो इस तरह से हम जो चेकर है उसके ऊपर अपना इंप्रेशन बड़ा अच्छा डाल सकते हैं कि इस तरह से फिर जो चेकर है वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ता भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न, हाउ डज मिल्टन पोर्ट्रे हिम एज बोथ a sympathetic and villainous figure, what are his motivations and actions throughout the poem? So इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, बेसिकली जनरली हमने कैरेक्टर ऑफ सैटर्न को डिस्कस करना है। आपको उसके बारे में जो भी आता है, जो भी रेफरेंस की लाइंस आपको टेक्सचुअल लाइंस याद हों, वो यहाँ पे आपने कोट कर देनी है। और इसमें हमें मिल्टन को ज़्यादा मेंशन करते हुए कहना है कि मिल्टन ने पोर्ट्रे कैसे किया है, कि किस तरह से सैटर्न का कैरेक्टर सिंपैथेटिक भी है और दूसरी तरफ वो विलन भी है इस पूरी पोएम
का। सो ये किस तरह से है, हमें ये थोड़ा सा एनालिसिस बता देना है। एंड व्हाट आर हिज मोटिवेशंस, हिस्से मुराद ये है कि सैटर्न की कौन सी ऐसी मोटिवेशंस हैं और कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो पूरी पोइम के अंदर डिस्कस हुए हैं बार बार। सो इस क्वेश्चन में जनरली हमें कैरेक्टर ऑफ सैटर्न को डिस्कस करना है। जो भी आपको नॉलेज है उसके बारे में आप लिखें, जो भी रेफरेंस की लाइंस आती हैं वो लिखें, बट एट द सेम टाइम बस आपने थोड़ा थोड़ा मोटिवेशंस और एक्शंस के बारे में डिस्कस करते जाना है। जैसे सैटर्न की कोई भी स्पीच आपको आती है तो उसके अंदर ऑब्वियसली उसकी मोटिवेशंस ही दिख रही हैं या उसके एक्शंस ही दिख रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है, या हम इसमें ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं कि मिल्टन ने ऐसे कौन से ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस यूज़ किए हैं सैटर्न का कैरेक्टर दिखाने के लिए। यानी मिल्टन की पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, यानी हमें पता चलता है कि मिल्टन जो हैं वो आगे जाके ब्लाइंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ और रीजंस थे उनके। इसी तरह से मिल्टन ने जेल में भी वक्त गुजारा बिकॉज़ वो जो उनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम वो उसके अगेंस्ट थे। तो इसी तरह से सेम हम यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस भी कोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सेपरेटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इवन दो कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस वाला क्वेश्चन है ये एक शॉर्ट में आता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में मैंने ये चीज़ देखी है कि ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है और ये हम कैरेक्टर ऑफ सैटर्न में भी बताएंगे। और यही चीज़ हम जो है वो फ्री विल और प्री डेस्टिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एनालाइज द रोल ऑफ ईव इन द नैरेटिव, हाउ डज़ हर कैरेक्टर इवॉल्व एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हर टेम्पटेशन एंड फॉल। तो बेसिकली इस कैरेक्टर में कीवर्ड हमें समझ में आ रहा है कि पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें रोल ऑफ ईव, यानी हमें रोल ऑफ ईव बताना है, ईव का कैरेक्टर डिस्कस करना है। और नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हाउ डज़ हर कैरेक्टर इवॉल्व एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हर टेम्पटेशन एंड फॉल, यानी ईव की जो टेम्पटेशन थी टुवर्ड दैट फॉरबिडन ट्री और उसका जो फ्रूट था वो किस तरह से उसका कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है और किस तरह से ह्यूमन का जो डाउनफॉल है वहाँ से किस तरह से ये चीज़ शो होती है। और ह्यूमन के जो डाउनफॉल वाला पूरा सिनेरियो है इसमें स्पेसिफिकली ईव के कैरेक्टर का क्या रोल है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें रोल ऑफ ईव बताना है नैरेटिव में, यानी ये जो पोइम है हमारे पास पूरी और उसमें कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा ईव का ड्रॉ कर देना है। और मिल्टन के स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट्स आप टॉपिक में से ले लें, पोइम में से ले लें, रेफरेंस की लाइंस ऐड करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसके बाद हमने टेम्पटेशन एंड फॉल को राइट डाउन करते हुए हमने बता देना है कि इसका नैरेटिव में क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि ये क्यों नैरेटिव में ये चीज़ इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ की गई है और क्यों इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन पे और ह्यूमन काइंड की जो पूरी उनका सिनेरियो है डाउनफॉल का वो किस तरह से अफेक्ट हुआ, किस तरह से ईव के कैरेक्टर का इसके अंदर रोल था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर 4 पेजेस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो फर्स्ट पेज हमारे पास रोल ऑफ ईव पे चला जाएगा, सेकंड पे हम कैरेक्टर स्केच बताएंगे एंड थर्ड और फोर्थ पे सिग्निफिकेंस बताएंगे, टेम्पटेशन एंड फॉल का रिलेशनशिप बताएंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन। Okay, so question number 4 is explore the relationship between God and humanity in the poem. How does Milton depict गॉड्स अथॉरिटी, लव एंड जस्टिस, यानी हमें सबसे पहले रिलेशनशिप बताना है गॉड का, ह्यूमैनिटी का, और इसके साथ साथ हमें मिल्टन की लाइंस को कोट करते हुए हमें गॉड्स की अथॉरिटी बतानी है। यानी हमें अगर गॉड का कैरेक्टर इस पोइम में बताना है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें एम्फसाइज़ करनी है, किन चीज़ों पे हमने रखना है। हमें अथॉरिटी डिस्कस करनी है, लव डिस्कस करना है और जस्टिस डिस्कस करना है। जस्टिस इन केस के अगर हमारे पास इस पोइम के अंदर मिल्टन के थ्रू में पता चलता है कि जो सैटर्न का कैरेक्टर है, सैटर्न का और उसकी जितनी भी रिबेलियस फोर्स थी वो सब के साथ वो उसको वहाँ से निकाल दिया गया हेवन से, बट एट द सेम टाइम जो एडम एंड ईव थे उनको भी अर्थ पे भेज दिया गया था एज अ पनिशमेंट। तो इससे हमें जस्टिस भी पता चलता है। गॉड का लव टूवर्ड ह्यूमैनिटी क्या है वो भी इसमें हमने क्वेश्चन में बताना है, और गॉड की अथॉरिटी यानी गॉड के पास ये पावर है कि वो किसको चाहे पनिश करे और किसको चाहे लव दे, किसके साथ चाहे जस्टिस करे। सो ये सारी गॉड की अथॉरिटी है। सो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी, और अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपने अपने
तैयारी करते हुए आपने पढ़ा था तो उसका जो भी मटेरियल है वो इसी में आएगा। यानी गॉड से रिलेटेड, गॉड के लव से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया, कीवर्ड आपने देखना है और अपना क्वेश्चन फिर आपने क्वेश्चन की डिमांड, उसके डिक्टम की डिमांड के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर लेना। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि हमें पता होता है, हमें याद होता है मटीरियल, बट हम सिर्फ समझ नहीं पाते कि इस क्वेश्चन में हम ये राइट डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसमें हम लोगों ने एडम और ईव का जब डाउनफॉल हो जाता है सो उसके लिए भी छोटी छोटी सी रेफरेंस की लाइंस होती हैं, टेक्स्ट की ऐसी लाइंस हैं जो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें तो वहाँ पे भी ऐसे शॉर्टली इजी लाइंस, टेक्सचुअल लाइंस आप याद कर लें, 2-2 3-3 लाइन की, तो उससे भी इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा जाता है उस क्वेश्चन का। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ discuss the epic conventions used in Paradise Lost such as the invocation of the muse, epic similes and the use of classical illusion। बेसिकली हम लोगों ने एक इस पे पहले भी वीडियो अपलोड किया है कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसके अंदर किस तरह से मिल्टन ने ग्रैंड स्टाइल यूज़ किया है और किस तरह से इसको एक एपिक पोएम बनाया है। सो वो वाला जो क्वेश्चन है उसका ही काइंड ऑफ मटीरियल यहाँ पे एडअप होगा। यानी हमें बताना है कि एपिक कन्वेंशंस क्या होती हैं और पैराडाइज लॉस्ट में कौन कौन सी एपिक कन्वेंशंस मिल्टन ने यूज़ की हैं, फिर उस पर हमें किस चीज़ पे एम्फसाइज़ करना है, किस पे ज़्यादा लिखना है, वो इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ है यानी जो स्टार्टिंग होगी हमारे पास, और फिर एपिक सिमिलीज़ का कहाँ कहाँ यूज़ किया है। और हर सिमिली का अगर आप एक छोटी सी टेक्सचुअल लाइन याद कर लेते हैं सो वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कोई टेक्सचुअल लाइन्स किसी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद की थी बट आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे भी फिट आ सकती हैं तो आप उनको भी राइट डाउन कर सकते हैं। एंड द यूज़ ऑफ क्लासिकल अलूजन्स, तो और इसी तरह से क्लासिकल अलूजन्स कहाँ कहाँ पे मिल्टन ने यूज़ किए हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कोट करेंगे। मतलब ऐसे है कि ओवरऑल ये क्वेश्चन हमें ग्रैंड एपिक पे ही लिखना है, यानी किस तरह से पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोइम है, कौन सी एपिक कन्वेंशंस यहाँ पे यूज़ हुई हैं, हमें बेसिकली यही बताना है। बट हमें इन 3 मेंशन चीज़ों पे एम्फसाइज करना है, ज़्यादा फोकस रख के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सो हर क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। बस उसमें कीवर्ड देख लें और फिर देख लें कि उस क्वेश्चन में किस टॉपिक का या किस स्टेटमेंट को हमें ज़्यादा प्रूव करना है, उस पर ज़्यादा लिखना है। सो इस तरह से क्वेश्चन का एनालिसिस करना है पहले, फिर उसको माइंड में आपने माइंड मैप बनाना है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये चीज़ एडअप करनी है और फिर उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। So moving towards question number 6, how does Milton use religious and biblical imagery and references to convey his message? Provide specific examples। अब हमें सबसे पहले तो provide specific examples के थ्रू पता चल गया कि हमें टेक्स्ट की लाइंस ऐड करनी है। यानी इस क्वेश्चन की डिमांड है कि विदाउट टेक्सचुअल लाइंस या विदाउट टेक्सचुअल रेफरेंसेस हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और मार्क्स की डिडक्शन भी होती है। और सिंपली हमें ये कि पैराडाइज लॉस्ट किस तरह से एक रिलीजियस पोइम है, हम इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर पढ़ते हैं, याद करते हैं। सो उस क्वेश्चन का ही हमने यहाँ पे रेफ़र कर देना है कि रिलीजन को किस तरह से डिस्कस किया है इस पोइम में मिल्टन ने और किस तरह से बाइबल के रेफरेंसेस दिए हैं या बाइबल की इमेजरी यूज़ की है या उस लेवल का लिखना चाहा है उन्होंने कि ये खुद से फिर इटसेल्फ एक एपिक पोइम है और किस तरह से हमें ये इतनी ज़्यादा रियल लगती है, ये इसका एसेंस बहुत रियल लगता है। सो उसमें और हम लोगों ने रेफरेंसेस टू कन्वे हिज मैसेजेस, और इसका मतलब ये है कि किस ऐसे रेफरेंसेस हमने देने हैं कि जिससे हमें बाइबल के जो मैसेजेस हैं, यानी बाइबल के कौन से मैसेजेस कन्वे करना चाहा है मिल्टन ने, तो ये सारा हमें एक बिल्कुल माइंड मैप पहले बनाना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड्स बहुत सारी हैं और फिर हमें पेपर पे उसको कैसे उतारना है वो आप अपने माइंड में इसको पूरा जब स्केच बनाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन जब आप लिखना शुरू करेंगे एक बार और आपने पहले से ही की पॉइंट सोच लिए होंगे कि मुझे इस बारे में लिखना है, तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाइबिकल इमेजरी से मुराद ये भी है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेक्स्ट से थोड़ा सा समझाते हैं कि जिस तरह से बाइबल के अंदर हमें लूसीफायर का डाउनफॉल पता चलता है कि उसको इस तरह से हेवन से निकाला गया या उसको पनिशमेंट ये मिली थी। सो इसी तरह से बिल्कुल सैटन का कैरेक्टर भी इन्होंने पोर्ट्रे किया है कि उसने किस तरह से वो एक रेबिलियस था और फिर उसने अपनी रेबिलियन, उसकी जो मूवमेंट उसने चलाई थी उसकी वजह से उसको किस तरह से हेवन से निकाला गया। और सिमिलरली जिस तरह से बाइबल की एक और इमेजरी यूज़ की है ट्री ऑफ नॉलेज वाली कि और इन्होंने अपनी पोइम में बताया कि किस तरह से ये टेम्पटेशन और हमें डिसोबीडियंस की तरफ लेके जाती है। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन।
एंड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एग्जामिन द थीम्स ऑफ नॉलेज एंड डिसोबीडियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडम एंड ईव्स एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कीवर्ड ले लें तो हमें थीम्स बतानी है, थीम ऑफ नॉलेज डिस्कस करनी है और थीम ऑफ डिसओबीडियंस डिस्कस करनी है। पहले हम थोड़ा सा इन दोनों थीम्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए, और फिर उसके बाद हमने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडम एंड ईव्स, यानी एडम और ईव्स के जो एक्शंस थे उनमें किस तरीके से ये दोनों थीम्स को मिल्टन ने पोर्ट्रे किया है, यानी इन दोनों वर्ड्स या ये जो दो, जैसे नॉलेज है, डिसोबीडियंस है, किस तरह से एडम और ईव के एक्शंस में, उनके कैरेक्टर में किस तरह से ये दोनों चीज़ें मेंशन की हैं उन्होंने, या हमें किस तरह से उनके कामों में पता चलता है कि वो डिसोबीडियंस कर रहे हैं या वो नॉलेज उनमें कैसा है, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मीन्स कि उनके जितने भी एक्शंस थे नॉलेज की वजह से और डिसोबीडियंस की वजह से उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बने। सो ओवरऑल हमें थीम बतानी है। हमने कहा था हम कीवर्ड समझेंगे, तो कीवर्ड यही है कि हमने थीम बतानी है नॉलेज की, थीम बतानी है डिसोबीडियंस की, और एडम एंड ईव के एक्शन के अंदर हमने मज़ीद ये बताना है कि किस तरह से नॉलेज की थीम पोर्ट्रे हुई, डिसोबीडियंस की थीम पोर्ट्रे हुई, और इनके ये जो सब एक्शंस थे, इन दोनों चीज़ों की वजह से इस थीम को लेके चलते हुए उन सारे एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, किस तरह से वो उनके लिए उनके डाउनफॉल का सबब बने। सो दिस वाज दिस। And question number 8 is Milton's portrayal of the Garden of Eden in highly symbolic way. Discuss the significance of the garden as a setting and its contrast with other locations in the poem. So simply इसमें हमने गार्डन ऑफ एडन यानी हेवन का किस तरह से उन्होंने एक हमें पोर्ट्रे किया है, किस तरह से सिनेरियो हमारे, मतलब उन्होंने इतनी विविड इमेजरी यूज़ की है कि हमारे माइंड के अंदर प्रॉपर स्केच बनता है कि इस तरह की जगह होगी, ये सब हुआ होगा, यानी हाईली सिम्बॉलिक वे। सिम्बॉलिक वे का मतलब ये होता है कि किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को सिम्बलाइज़ किया है कि लिटरली हमें उस चीज़ का एसेंस समझ में आ रहा है अच्छे से। और फिर गार्डन का इसी, यानी गार्डन ऑफ एडन जिससे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है पोइम के अंदर, तो वो यही कह रहे हैं कि गार्डन ऑफ एडन किस तरह से सिग्निफिकेंस है, यानी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पोइम के अंदर, और किस तरह वो एज अ सेटिंग उन्होंने यूज़ किया है, और फिर उसका कॉन्ट्रास्ट भी बताना है दूसरी लोकेशन, यानी पोइम के अंदर जो दूसरी लोकेशंस हैं, जैसे हेल दिखाई हुई है या जैसे हमारे पास अर्थ बताई हुई है, तो वो किस तरह से इन दोनों जगहों के साथ इसका कंट्रास्ट बिल्ड होता है। सो इस क्वेश्चन में हमने गार्डन ऑफ एडन के बारे में लिखना है। आपको जो भी टेक्सचुअल लाइंस इसके बारे में आती हों, या कोई भी आपने ऐसी लाइंस ऑलरेडी याद की हुई हों जो आपको लगता है यहाँ पे फिक्स हो रही हैं या हम एडजस्ट कर सकते हैं समहाउ, सो हम यहाँ पे ज़रूर उसको ऐड करके अपने क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मोस्टली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ बहुत बड़ा नहीं है, ये शॉर्ट के अंदर आ सकता है, लेकिन फिर भी एक माइंड सेट बन जाता है जब आप एक क्वेश्चन को एक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगर वो लॉन्ग में भी आए तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। And moving towards question number 9, consider the poem structure and style, including its use of blank verse and the division into box. How do these elements contribute to the epic nature of the work? ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बट सिंपली हमें ग्रैंड स्टाइल ऑफ मिल्टन बताना है पैराडाइज लोस्ट में, यानी किस तरह से उन्होंने ग्रैंड टेक्निक्स यूज़ की हैं, किस तरीके से उन्होंने एपिक कन्वेंशंस यूज़ की हैं इस पोइम के अंदर, और क्यों उन्होंने इस बुक को 12 बुक्स में डिवाइड किया था, यानी ये बुक की ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है, ब्लैंक वर्स क्या होती है, ब्लैंक वर्स कहाँ कहाँ यूज़ हुई है, अगर कोई रेफरेंस की लाइंस हैं आपके पास तो वो राइट डाउन करें, एंड हाउ डू दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द एपिक नेचर ऑफ द वर्क। इसका सिंपली यही मतलब है कि एट द एंड हमें कंक्लूड ये करना है कि ये सब जो एपिक कन्वेंशंस उन्होंने यूज़ किए हैं या एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो किस तरह से इस पोइम को एक एपिक पोइम बनाने के अंदर या एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क बनाने के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। सो बेसिकली हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है, ग्रैंड स्टाइल ऑफ मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करके इस क्वेश्चन में राइट डाउन किया जा सकता है, बिकॉज इसमें भी हमने पैराडाइज लॉस्ट एज अ ग्रैंडवर पोइम ही मेंशन करना है, या हम लोगों को यही डिक्टम सपोर्ट करना है, इसी डिक्टम को प्रूव करना है। और हमारा 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पैराडाइज लॉस्ट में से
ये है कि हाउ डज मिल्टन डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एडम एंड ईव इन पैराडाइज लॉस्ट एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर पार्टनरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नैरेटिव। अब ये क्वेश्चन भी ईव के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, एडम के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, और इनके रिलेशनशिप को हमने बताना है और बताना है कि इनके रिलेशनशिप या इनके पार्टनरशिप की वजह से नैरेटिव नैरेटिव को ये किस तरह से ये चीज़ सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ईव जो थी वो फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए वो हो जाती हैं, कन्वेंस हो जाती हैं, जब उनको सैटर्न कन्वेंस करता है सो वो कन्वेंस हो जाती हैं। बट किस तरह से फिर उनका रिलेशनशिप था एडम के साथ कि उन्होंने एडम को भी फर्दर कन्वेंस कर लिया ये एक गुनाह करने में, और फिर किस तरह से इन दोनों के रिलेशनशिप की इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से या पार्टनरशिप इन द क्राइम की वजह से क्यों उनको डाउनफॉल हुआ, उनको पनिशमेंट मिली, उनको अर्थ पे भेजा गया। सो इसमें हमने एडम एंड ईव उनके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेने हैं, उनका रिलेशनशिप डिस्कस कर लेना है, और उनका जो एक्ट था फॉरबिडन फ्रूट खाने का वो किस तरह से इन्होंने आपस में मिलजुल के कर लिया और फिर उनको कैसे पनिशमेंट मिली, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये बताना है। सो ये हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पैराडाइज लोस्ट में से आ सकते हैं। एग्जैक्टली डिटो कॉपी तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस नहीं अपीयर होंगे आपके एग्जाम में, बट स्टिल इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस की डिमांड बहुत ही सेम होती है, सिमिलर होती है, बस हम क्वेश्चन को एनालाइज नहीं सही से कर पाते और इसीलिए हम उसको सही से राइट डाउन भी नहीं करते, अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते। सो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप इनको समझ लें। होप सो कि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो अगर आपने अपनी पैराडाइज लोस्ट को इस तरीके से समझा है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो आप वो सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अलग से चाहिए सो डू टेल अस इन कमेंट बॉक्स बिलो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से बीच बीच में से बन जाते हैं। अक्सर हम लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी, लेकिन अगर आप इन्हीं की डेप्थ में भी तैयारी कर लेते हैं तो ये पैराडाइज लोस्ट हर तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए। So we are hoping these questions will help you in preparation of your any exam. So if you do like this video then give a huge thumbs up, do subscribe the channel, share and comment if you want. Thank you so much for watching.